गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। क्लास 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आरबीसी बोर्ड राजस्थान, चैप्टर नंबर 7, थर्ड पार्ट, अर्थशास्त्र क्लासेस की ओर से मैं अरविंद जारवाल आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें पिछले वीडियो में हमने उत्पादन के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने टीपी, एपी, एमपी या कहते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन के बारे में हमने डिस्कस किया। टेबल के द्वारा आपको समझाया, विद डायग्राम आपको मैंने बताया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा होगा उन्होंने रफली डायग्राम को बना के देखा होगा और जरूर उनको समझ में आया होगा। आज हम उसी चैप्टर की थर्ड पार्ट की ओर आगे चल रहे हैं। थर्ड पार्ट में दोस्तों आज हम उत्पादन की जो मान्यताएं थी उनको हम यहाँ पर आज आपके सामने बताएंगे, जिनमें हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर टीपी, एपी, एमपी में जो तीन अवस्थाएं होती हैं उन तीनों अवस्थाओं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम एक मैन अवस्था के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जो स्टेज है जिसमें कि वास्तव में एक जो फर्म है या ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता जहां पर वास्तव में उसको संतुष्टि प्राप्त होती है, वो उस स्टेज के ऊपर भी हमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलो आज हम आपको कुछ नया दिखाते हुए या कुछ नया टॉपिक आपके सामने समझाते हुए हम इस वीडियो को अच्छा और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है, इस नियम के अनुसार दोस्तों, इस नियम की जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नियम को पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो इस नियम का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया वो प्रोफेसर मार्शल ने किया था और मार्शल इस नियम की व्याख्या एग्रीकल्चर सेक्टर के संदर्भ में की है, या कहते हैं कृषि के संदर्भ में इसने व्याख्या की है। दोस्तों इस नियम के अंदर ये बताया गया है कि उत्पत्ति ह्रास नियम यह स्पष्ट करता है कि अल्पकाल में जब कुछ कारकों को हम स्थित रखते हैं या अन्य कारकों की मात्रा में जब हम परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः हम आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम की व्याख्या के रूप में की है, या कह सकते हैं उत्पत्ति हास्य नियम जो है उसी को आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कहीं ना कहीं जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम था इसको उत्पत्ति हास्य नियम के रूप में क्या किया, इसके बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों इसमें परिणाम ये निकलता है कि जब उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करने के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को ही परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की क्या है डेफिनेशन है कि उत्पादन के साधनों के अनुपात में जब परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादन में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वह कहीं ना कहीं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाता है। सबसे पहले हम श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार डेफिनेशन पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर यदि अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाए या उनमें परिवर्तन किया जाए तो एक निश्चित बिंदु के बाद उत्पादन में घटती दर से क्या होती है, वृद्धि होती है, और यही कहलाता है परिवर्तन अनुपातों का नियम। दोस्तों इस नियम की व्याख्या अन्य साधनों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन एपी और एमपी में अलग दर से परिवर्तन देखने को मिलता है। बिल्कुल वही बात है, जब टीपी के अकॉर्डिंग एपी एमपी में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन अनुपातों का नियम कहलाता है। इस नियम को दोस्तों हम एक टेबल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले जो वीडियो में हमने आपको टेबल बताई थी सेम वही टेबल है, बस चेंज इतना है कि यहाँ पर जो डाटा है बिल्कुल थोड़े अलग हैं, जिससे कि एक जो डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा, जहां पर स्टेज के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भूमि है, श्रम की जो मात्रा है जिसको हम लेबर बोलते हैं, भूमि को हम लैंड बोलते हैं, लेबर है ये हमारा, दोनों को एल से संबोधित करेंगे। टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी का जो फॉर्मूला है सब अच्छे से जानते हो। यदि हम एपी को क्या करें, मल्टीप्लाई करें एल से, तो क्या निकल जाएगा, टीपी निकल जाएगा। एपी का फॉर्मूला है दोस्तों, यदि टीपी में डिवाइड कर दें एल, एपी निकल जाएगा। और एमपी का फॉर्मूला है दोस्तों डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। इन्हीं फॉर्मूले दोस्तों टेबल पूरी कंप्लीट होती है। जब श्रम की मात्रा में परिवर्तन जैसे जैसे होता है वैसे वैसे टीपी में परिवर्तन देखने को मिलता है, और टीपी में परिवर्तन के बाद एपी और एमपी में भी चेंजिंग होता है। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि एमपी के अंदर स्टार्टिंग में
10 से 30 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टेज है, ये स्टेज कहलाती है फर्स्ट स्टेज। इसके बाद 20 से 0 तक की स्टेज कहलाती है सेकंड स्टेज, और -10 -20 कहलाती है थर्ड स्टेज। दोस्तों यहाँ पर 3 स्टेज आपके सामने शो की हुई है। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे जो एमपी है उसमें भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। पहले बढ़ती दर से बढ़ रहा है, फिर घटती दर से बढ़ रहा है, उसके बाद ऋणात्मक हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा प्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। तो डायग्राम में दोस्तों आपके सामने सेम डायग्राम आपको बनाना है। कुछ स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि डायग्राम को कैसे प्रेजेंट करें। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पर जो स्टेज है वहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में स्टेज को हम कैसे प्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पर स्टेज के अंतर्गत फर्स्ट स्टेज कहाँ होगी, सेकंड स्टेज कहाँ होगी, थर्ड स्टेज कहाँ होगी। दोस्तों आपके सामने ये बी पॉइंट, डी पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये जो एरो मैं गोला में लगा रहा हूँ, इन गोलों पे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर तीनों टीपी एपी एमपी तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोस्तों ये जो स्टेज होगी ये फर्स्ट स्टेज कहलाएगी। इसके बाद दोस्तों 1 से 3 तक, इसके बाद 3 से 6 तक धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ती दर से घट रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्टेज कहलाएगी ये स्टेज कहलाती है दोस्तों सेकंड स्टेज, और 6 से लेके 8 तक ये स्टेज कहलाती है दोस्तों थर्ड स्टेज। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपके सामने ये पॉइंट ई पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अलग से एक लाइन मैंने खींची है। यहाँ पर हम डॉट डॉट से इसको कह सकते हैं इस प्रकार। डॉट डॉट जो रोज दोस्तों ये दिखा रहे हैं, ये दोस्तों ये इस बात को बताता रहा है कि ये जो स्टेज है सेकंड स्टेज को जो सबसे बेस्ट स्टेज बोलते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों में सबसे अच्छी अवस्था जो मानी जाती है वो दोस्तों मानी जाती है सेकंड स्टेज। ठीक है ना, ये सभी अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है द्वितीय अवस्था को ही सबसे अच्छी अवस्था क्यों माना जाता है, सेकंड स्टेज को ही सबसे बेस्ट स्टेज क्यों माना जाता है। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम इसको आगे इसी वीडियो में लास्ट में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस स्टेज को सबसे बेस्ट स्टेज क्यों माना जाता है, ऐसा क्या रीजन है। तो याद रखना दोस्तों, अगर सपोज करो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको करना क्या है, आपको एक बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको सीधा डायग्राम आप बना सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि आपको टेबल बनानी है। अगर विद टेबल बोले तो आपको टेबल बनानी नहीं, सीधा आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। और डायग्राम के लिए मैं आपको डायग्राम रफली बना के दिखा रहा हूं दोस्तों, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है डायग्राम किस प्रकार आपको बनाना है। दोस्तों यहाँ पर लेबर वर्क आएगा और यहाँ पर टीपी एपी और एमपी आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या करना है, टीपी प्रारंभ में क्या होता है, तेजी से इंक्रीज होता है, फिर इक्वल होता है, फिर डिक्रीज होता है, बढ़ती दर से घटता है। ठीक है, टीपी हो गया। एपी यही से शुरू होगा दोस्तों, बढ़ेगा, फिर इस प्रकार। ये कभी भी ओ एक्स अक्ष को इंटरसेक्ट नहीं करता, ना ही इसको काटता है। और एमपी भी तेजी से पहले बढ़ेगा और फिर क्या होगा, घटेगा। दोस्तों आपको स्टेज कैसे शो करनी है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना। यह जो बढ़ने की अवस्था है, एपी जहां बढ़ रहा है, ये जहां बढ़ रहा है और ये जहां बढ़ रहा है, बस यहां से आपको डॉट डॉट से खींचना है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके वो स्टेज। सेकंड स्टेज जहां पर एमपी 0 हो रहा है, जहां पर एमपी 0 हो रहा है और टीपी क्या है, अधिकतम है। ठीक है ना, ये। और थर्ड स्टेज आपके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाती है, ये हमारी सेकंड स्टेज कहलाएगी और ये हमारी थर्ड स्टेज कहलाएगी। ठीक है, तो दोस्तों जो ये आपके सामने एपी और एमपी जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कहलाती है परिवर्तन अनुपातों के नियम में सबसे बेस्ट स्टेज माना जाता है इसको। और इसको हम किसी भी पॉइंट से क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, ई पॉइंट हम यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों आपको अगर डायग्राम इस प्रकार बनाना है, अगर मान लो आपसे बोला जाता है कि आपको टेबल नहीं बनानी है, या आपके सामने टेबल का ऑप्शन नहीं आता है, बोला जाता है परिवर्तन अनुपातों के नियम की चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। अगर विद टेबल बोले तो टेबल बनाने नहीं, आप बिना टेबल के इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको डायग्राम समझ में आया होगा।
ये वो डायग्राम है जैसा मैंने बनाया था, सेम आपके सामने डायग्राम दिखाई दे रहा हो। एपी, टीपी और एमपी। टीपी प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर घट रहा है। एपी प्रारंभ में बढ़ रहा है, फिर इक्वल हो रहा है, फिर लगातार नीचे घट रहा है। लेकिन एमपी पहले तेजी से बढ़ रहा है और फिर तेजी से घट रहा है। तो हमने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब बढ़ने की बारी आती है एमपी की तो तेजी से बढ़ता है, और जब घटने की बारी आती है तो तेजी से घटता है। दोस्तों इस जो डायग्राम है इसकी जो व्याख्या करता है 3 अवस्थाओं में करता है। प्रथम अवस्था के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन जो है श्रम की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करते हैं तो कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन तीनों में निरंतर वृद्धि दर देखने को मिलती है। इसलिए इसको बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में वृद्धि करने से स्थिर साधनों का ज्यादा अच्छा प्रयोग होने लगता है। इसी कारण प्रति इकाई लागत में भी कमी आ जाती है। अतः इस अवस्था को बढ़ते प्रतिफल की अवस्था के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सेकंड जो अवस्था है, यह अवस्था श्रम की चौथी इकाई से प्रारंभ होती है। जैसे हम टेबल में हम बता रहे थे, इस अवस्था में जो कुल उत्पादन है वो लगातार घटता बढ़ता, वो कहते हैं घटता बढ़ता रहता है या घटती दर से बढ़ता है। औसत उत्पादन समान रहने के बाद घटकर घटना प्रारंभ हो जाता है, और जो सीमांत उत्पादन उसमें निरंतर कमी देखने को मिलती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता। तो तृतीय अवस्था जो है, यह अवस्था श्रम की छठी इकाई से शुरू होती है, जिसमें साधनों का तालमेल बिगड़ने लगता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। दोस्तों नोट पे ध्यान रख लेना, उत्पादन द्वितीय अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था बोला गया है। क्यों बोला गया है हम आपको समझाते हैं। पहले नियम की मान्यताएं देखो। उत्पादन का एक साधन परिवर्तनशील होता है, जबकि अन्य साधन कैसे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। जो अजम्पशन हम पढ़ेंगे तो हमेशा कुछ साधनों को स्थिर रखकर, सिर्फ नियम की मान्यता जो हम पढ़ते हैं किसी भी नियम की, तो कुछ साधनों को स्थिर तो रखा जाता है और उत्पादन के एक साधन में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन संभव होता है, बिल्कुल। उनके साधनों में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते कि जो स्टेज हमारे सामने आई है वो स्टेज हमारे सामने बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। परिवर्तन साधन की सभी इकाइयां कैसी होती है, लगभग समान होती है। उत्पादन की तकनीक में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। दोस्तों एक मैंने आपके सामने भी टॉपिक बताया था कि द्वितीय अवस्था को सबसे श्रेष्ठ अवस्था क्यों बोला जाता है, तो मैं अलग से क्वेश्चन लेके आपके सामने, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि एक विवेकशील जो उत्पादक होता है उस अवस्था में रहना बहुत जाएगा जिसमें कि दी हुई लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जा सके और तथा उत्पादन की लागत भी कैसी हो जाए, न्यूनतम हो जाए। यदि कोई उत्पादक प्रथम अवस्था में रहता है और वह स्थिर कारकों का श्रेष्ठ उपयोग नहीं कर पाएगा तो चाहे टीपी, एपी, एमपी बढ़ती अवस्था में ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को मैंने बताया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर समझ में आया होगा। द्वितीय अवस्था के अंतर्गत एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो द्वितीय अवस्था होती है उसमें उत्पादक अधिकतम उत्पादन करने में समर्थ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीमांत उत्पादक है वो ऋणात्मक हो जाती है। यदि इसके बाद भी उत्पादन जारी रहता है तो श्रम की इकाइयों वृद्धि होने पर भी उत्पादन में कमी देखने को मिलती है। और तीसरी अवस्था में जाने का मतलब है लाभ बिल्कुल कम होना, और इस अवस्था में कोई भी जो उत्पादक है वो जाना पसंद नहीं करता। इसलिए एक विवेकशील जो उत्पादक होता है वो द्वितीय अवस्था में रहना पसंद करता है। अतः पहली व तीसरी अवस्थाओं को अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मूर्खता की अवस्था कहा है। ये भी क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्रियों ने किन अवस्थाओं को आर्थिक मूर्खता की अवस्था बोला है, वो है पहली और तीसरी अवस्था। थैंक यू दोस्तों।